नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2014 में आपका स्वागत है। हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा का चुनाव प्रचार कई अर्थ लिए हुए है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दोनों चुनावी प्रदेशों में पार्टी को अकेले सत्ता में आने का विश्वास बंधाया है। अमित शाह ने दोनों जगह आक्रामकता दिखाई। दो टूक शब्दों में कहा कि चुनाव के बाद चौटाला की पार्टी से अलायंस का सवाल नहीं है। 20 सालों से हुड्डा और चौटाला को हम देख रहे हैं। एक आता है तो भ्रष्टाचार बढ़ाता है, दूसरा आता है तो गुंडई और भ्रष्टाचार दोनों बढ़ते हैं। यदि आपने हमें सत्ता दी तो हम भ्रष्टाचार व गुंडई दोनों को खत्म करेंगे। अमित शाह ने कैप्टन अभिमन्यु की वाहवाही कर जाट वोटों को भी मैसेज दिया। अमित शाह ने मतदाताओं से कहा कि वे कमल के फूल पर इतने जोर से बटन दबाएं कि उसका इटली तक असर महसूस हो। जाहिर है भाजपा आक्रामक है, अकेले चुनाव जीतने के आत्मविश्वास में है। आज इस पर चर्चा है, पर यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले कुछ चुनावी कानाफूसी देखी सुनी जाए। हरियाणा में कमाल की राजनीति हो रही है। पार्टियों के आंतरिक सर्वेक्षण और मीडिया समूहों के सर्वेक्षण में जब से त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान आया है, तब से पार्टियों में बेचैनी बढ़ गई है। जिन पार्टियों के बारे में नंबर 1 या 2-3 रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, उन सबकी नजर कुलदीप बिश्नोई की पार्टी पर लगी है। बिश्नोई के किंग मेकर बनने का अनुमान सभी सर्वेक्षणों में बताया जा रहा है। इसलिए पार्टियों के नेता उनसे और उनकी पार्टी के मजबूत उम्मीदवारों से संपर्क कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बिश्नोई के 6 विधायक जीते थे, लेकिन बाद में 5 विधायक कांग्रेस में चले गए थे। सो कांग्रेस के नेता उस फॉर्मूले को फिर से आजमाने की तैयारी में हैं, ताकि जरूरत पड़े तो हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुछ विधायक तोड़े जा सकें। लेकिन इसमें मुश्किल यह है कि हजका के ज्यादातर मजबूत उम्मीदवार भजन लाल परिवार के ही सदस्य हैं। भाजपा ने चुनाव से पहले हजका से तालमेल तोड़ा, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके कई नेता बिश्नोई की पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। अगर भाजपा के सरकार बनाने की स्थिति आती है तो बिश्नोई की पार्टी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। चौटाला की पार्टी के नेता भी बिश्नोई के संपर्क में हैं, लेकिन वे तालमेल की संभावना कम देख रहे हैं और कांग्रेस की तरह उनकी नजर बिश्नोई की पार्टी की टूट पर है। क्या चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों को अब तक का सबसे युवा मुख्यमंत्री मिलने वाला है? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा ने और हरियाणा में इनेलो ने 2 युवा नेताओं को परोक्ष रूप से सीएम पद का दावेदार बनाया है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का इशारा दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे की ओर था। उनकी उम्र 35 साल है। अगर भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिलता है और पंकजा सीएम बनती है तो वे महाराष्ट्र की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री होंगी। उनसे पहले शरद पवार के नाम यह रिकॉर्ड है। वे 1978 में 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे ही हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल के अघोषित दावेदार दुष्यंत चौटाला हैं। वे हिसार के सांसद हैं, लेकिन अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला की उचाना कला सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। सांसद होने के बावजूद विधानसभा का चुनाव लड़ने और ओम प्रकाश चौटाला की सीट से लड़ने, इन दोनों बातों से उनकी दावेदारी मजबूत हुई है। उनकी उम्र सिर्फ 26 साल की है। अगर इनेलो को मौका मिला और दुष्यंत चौटाला सीएम बने तो वे हरियाणा के ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी राज्य में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले नेता हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। केंद्र सरकार का कामकाज ठप है और पार्टी संगठन के सारे नेता भी हरियाणा और महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने खुद सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। अस्पताल में भर्ती अरुण जेटली को छोड़कर प्रधानमंत्री सहित सारे मंत्री प्रचार कर रहे हैं। नेताओं की प्रोफाइल और उनके मंत्रालय के हिसाब से उनको प्रचार का काम दिया गया है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज ने हरियाणा में सभा की है और महाराष्ट्र में भी प्रचार कर रहे हैं। ऊर्जा व कोयला मंत्री पीयूष गोयल भी दोनों राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह खुद सभी मंत्रियों और संगठन के नेताओं के प्रचार पर नजर रख रहे हैं। किस दिन कौन सा नेता कहां भाषण देगा, इसकी रूपरेखा खुद उनके यहां बन रही है। यह भी बताया जा रहा है कि प्रचार के लिए भेजे गए नेता जिन गाड़ियों में सफर कर रहे हैं उनमें GPS ट्रैकर लगे हुए हैं, जिनसे उनकी लोकेशन पता चल रही है। इस पर भी अमित शाह नजर रखे हुए हैं। प्रचार के लिए गए नेता मतदाताओं के बीच प्रचार के लिए जाएं, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने व बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें।
चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद से एक दूसरे पर हमला करने में संयम बरत रहे इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। इसकी शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने की। उन्होंने इनेलो नेताओं पर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप लगाया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भ्रष्टाचार के लिए इनेलो को निशाना बनाया। जवाब में दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने सीधे अमित शाह को निजी तौर पर निशाना बनाया है। उन्होंने शाह को दंगा भड़काने वाला नेता करार दिया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के स्वच्छ राजनीति मार्च को लेकर पार्टी के भीतर ही विवाद हो गया है। रविवार को पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में एक मोर्चा निकाला गया, जिसमें 13 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की गई और उनको वोट नहीं देने की अपील की गई। इसमें सभी पार्टियों के उम्मीदवार शामिल हैं, लेकिन आपके कई नेताओं का आरोप है कि बड़े नेता कांग्रेस के प्रति सद्भाव दिखा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि सीधे मुख्यमंत्री का विरोध होना चाहिए और सरकार के खिलाफ प्रचार करना चाहिए। कुछ नेता सभी पार्टियों के खिलाफ नोटा का प्रचार करने की भी मांग कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए डबवाली की विधानसभा सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। इस सीट से पहली बार ताऊ देवीलाल परिवार की कोई महिला चुनाव लड़ रही है। अजय चौटाला के जेल में होने की वजह से उनकी पत्नी नैना चौटाला यहां से चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला अपने करीबी रिश्तेदार केवी सिंह से है, जो कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे हैं। अजय चौटाला ने उनको पिछली बार कड़े मुकाबले में 12,000 वोट से हराया था। इस बार अजय चौटाला के जेल में होने से केवी सिंह को और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शरद पवार के बयान पर हैरानी जताई है। पवार ने एक कार्यक्रम में कहा था कि कांग्रेस में कौन फैसले कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि पवार को पता है कि कौन फैसले करता है। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी फैसले करती हैं। खुद पवार को भी किसी मसले पर बात करनी होती है तो वे सीधे सोनिया गांधी से बात करते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि वे कांग्रेस के भीतर झगड़ा दिखाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में शंकर राज चौहान और विलास राज देशमुख के परिवार का दबदबा रहा है। दोनों शक्तिशाली मराठा नेता रहे हैं, लेकिन दोनों के परिवार के सदस्य इस बार मुश्किल लड़ाई में फंसे हैं। लातूर से दूसरी बार लड़ रहे अमित देशमुख को उनके चाचा दिलीप राव देशमुख से चुनौती मिली है और इससे उनकी लड़ाई मुश्किल हो गई है। ऐसे ही नांदेड़ सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की पत्नी अमिता चौहान मुश्किल में फंसी हैं। वे पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनावी हिसाब किताब की गणित होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों में अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पर है। चुनाव नतीजों से नरेंद्र मोदी का ग्राफ जितना प्रभावित होगा, उतना ही अमित शाह की धमक पर भी असर होगा। इसलिए अमित शाह जमकर मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में भाजपा अलायंस टूटने के झटके में नहीं है। भाजपा अध्यक्ष भाषणों में विकास का वायदा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का हवाला दे रहे हैं। मतलब स्थानीय मुद्दों, जात पात की राजनीति से बचते हुए राष्ट्रीय एजेंडे में मतदाताओं को लुभा रहे हैं। एक तरह से भाजपा का प्रचार बाकी सभी दलों से एकदम विपरीत और अलग है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें चुनावी गणित का यह हिसाब। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में तालमेल टूटने के बावजूद भाजपा बैकफुट पर नहीं आई है। दोनों राज्यों में 2 सहयोगी गंवाने के बावजूद भाजपा के तेवर आक्रामक हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के भाषण में जैसी आक्रामकता दिखी है, उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टी को झटका लगा हुआ है। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर दोनों नेता प्रचार कर रहे हैं। इनके अलावा भी भाजपा के जो दूसरे नेता प्रचार में उतरे हैं, उनका प्रचार इस बात पर केंद्रित है कि भाजपा को अकेले सत्ता दिलानी है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा 3 मुद्दों पर लड़ी थी, वैसे ही इस बार भी लड़ रही है। विकास, नरेंद्र मोदी और पूर्ण जनादेश, ये 3 मुद्दे दोनों राज्यों में उठाए जा रहे हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने हरियाणा में अपने प्रचार के दौरान लोगों से कहा कि वे उम्मीदवार की ओर न देखें, उनके वोट से जीत नरेंद्र मोदी की होगी। मोदी खुद अपने भाषणों में कह रहे हैं कि बदलाव और विकास की जिम्मेदारी वे खुद लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में कहा कि गठबंधन का दौर खत्म हो गया है। मोदी ने कहा कि गठबंधन के कारण दुर्दशा है, क्योंकि उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, लेकिन वे भाजपा की ओर से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने महाराष्ट्र और हरियाणा की सभाओं में पिछले राज पर जमकर हमला किया। उन्होंने इस बात का लिहाज नहीं किया कि चौटाला की पार्टी कभी भाजपा की सहयोगी रही है। उन्होंने कांग्रेस और इनेलो को एक जैसा बताते हुए उनकी आलोचना की। उन्होंने इनेलो पर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मोदी और अमित शाह दोनों महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रति नरमी दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ दोनों आक्रामक हैं। दोनों को लग रहा है कि कांग्रेस एनसीपी के 15 साल के राज के खिलाफ लोगों को खड़ा करना आसान है। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि आक्रामक होना भाजपा की रणनीति का हिस्सा
हिस्सा है। पहले से हरियाणा में उसका मजबूत संगठन नहीं है, इसलिए वह संगठन और उम्मीदवारों के दम पर जीतने की नहीं सोच सकती है। तभी पिछली सरकार को बेहद खराब बताकर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने का फैसला हुआ। ऐसे ही अगर भाजपा महाराष्ट्र में नरम पड़ जाती है या आक्रामक नहीं होती है तो यह मैसेज जाता कि शिवसेना से तालमेल खत्म होने के बाद भाजपा कमजोर हुई है। इस कमजोरी को ढकने के लिए आक्रामक प्रचार की रणनीति अपनाई गई। अब इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल से बात करते हैं। साथ में मेरे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी है। शंभू जी, भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने दोनों चुनावी प्रदेशों का प्रारंभिक दौरा कर लिया है। उनके जो भाषण रहे हैं, जो अंदाज रहे हैं, उससे क्या अर्थ निकलता है? क्या भाजपा की रणनीति जाहिर होती है? व्यास जी, थोड़ा सा और विस्तार से भी जाए, थोड़ा सा हल्का सा, कि अगर यूपी में देखें अमित शाह की रणनीति, तो जिस तरह की हमलावर रणनीति रही है अमित शाह की, उसमें ये मानना चाहिए कि जो उन्होंने हरियाणा में जो मैसेज दिया है या महाराष्ट्र में जो मैसेज दिया है, वो अपने मैसेज देने में सफल है। अभी हम बहुत कुछ नहीं कह सकते कि इसका आकलन निष्कर्ष क्या होगा, लेकिन पहले दौर में इनकी मीटिंग सफल रही है। नहीं, मतलब उसमें आक्रामकता के मुद्दों के नाते क्या लगता है, कॉन्फिडेंस के नाते क्या लगता है? क्या घबराई हुई लगती है या ये बिखर जाने अलायंस का असर नजर आता है? क्या लगता है? भाजपा ना तो महाराष्ट्र में घबराई लगती है और ना ही हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में जैसे कि केंद्र से तुलना करें कि एक नाकारा सरकार के खिलाफ उसको लड़ना था, लगभग वैसी स्थिति हरियाणा में 10 साल हो गए हुड्डा को राज करते हुए, और उनकी छवि अब बहुत साफ सुथरी नहीं रही है। भ्रष्टाचार के इतने ज्यादा आरोप हैं, यहाँ तक कि कई मामलों में फंसे हुए हैं। इसलिए जो आक्रामक रणनीति है भाजपा की, वो निश्चित तौर पर ठीक है। अजीत, इस आक्रामक रणनीति का मुख्य हिस्सा क्या क्या इसके बिंदु अलग अलग नजर आते हैं? एक बात तो यह है कि जो आक्रामक दिखे हैं हमेशा महाराष्ट्र में भी और गुजरात में, यहाँ हरियाणा में भी, उसका एक पहलू ये है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स जो है वो जिस तरह से जाट राजनीति के आसपास घूमती है, उन्होंने जाकर के जिस तरह से पर्सनल अटैक हुड्डा को किया, हुड्डा पे किया, चोटाला पे किया। उन्होंने कहा इनको भ्रष्ट बताया। तो ये दोनों चीजें एक लेवल पर जाट सेंटीमेंट को हर्ट भी करती हैं। ठीक है कि आप एक साफ सुथरी सरकार की बात कर रहे हैं, करप्शन को नहीं, लेकिन उसके जवाब में कैप्टन अभिमन्यु का नाम लिया बतौर जाट के उसके नाते। हाँ, नहीं, लेकिन वो कोई जाट चेहरा ऐसा नहीं है। वो आज तक जीते ही नहीं अभिमन्यु, वहां अपनी सीट से वो आज तक चुनाव नहीं जीते हैं। वो पहली बार, अभी इस बार भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो आज तक चुनाव नहीं जीते हैं। जो चेहरे स्टैब्लिश्ड हैं, 3-3 बार मुख्यमंत्री वो रहे, या एक जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में इन दोनों का नाम है, तो आप एक कंपैरिजन करें। गुजरात में जाकर के नरेंद्र मोदी को जिसने भी पर्सनलाइज्ड अटैक किया, उनको उल्टा पड़ा, वो बूमरैंग किया, क्योंकि एक उस प्राइड को वो रिप्रेजेंट करते थे। तो एक यहाँ आक्रामक होने में एक सावधानी ये बरतनी होगी कि जो इंडिविजुअल अटैक हैं वो ना हो। आप करप्शन को इशू बनाएं, महाराष्ट्र हो या यहाँ हो, आप करप्शन को इशू बनाएं, गवर्नेंस को इशू बनाएं, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन आक्रामक होने में पर्सनलाइज होना नुकसानदेह हो सकता है। क्या शंभू जी, आपका क्या कहना है? क्या जो अमित शाह की जो नीति है, जो आक्रामकता है, वो उल्टी मार पड़ेगी उससे या बैकफायर होगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने जिस तरह से हुड्डा पे हमला किया है, हुड्डा निश्चित तौर पर करप्शन के आरोप में फंसे हुए हैं, और चौटाला पे हमला किया है। चौटाला से पहले उनका तालमेल था, लेकिन उनका कहना है कि 20 साल से उन्होंने चौटाला को देख लिया। चौटाला पे, अब चौटाला तो खुद जेल के अंदर है और वो कह रहे हैं मैं जेल शपथ लूंगा, जो संभव नहीं है, जबकि भी जयललिता का असर वो देख चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका आक्रामक होना है, दो नाकारा हो गए। इनका आक्रामक होना सारे जो एंटी जाट वोट है उनको भी कहीं ना कहीं केंद्रित, मतलब वो उनका फोकस, इसका मतलब है कि उनका फोकस है गैर जाट वोटों के ऊपर जी। तो और महाराष्ट्र में भी क्या ये लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र में वो छत्रपति शिवाजी को अपने पोस्टर में भी दे रहे हैं, उनका बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, बहुत महत्व दे रहे हैं, क्या लगता है वहां गैर मराठा के ऊपर फोकस है या मराठा वोटों पर ज्यादा फोकस? महाराष्ट्र में शरद पवार एक तरह से मराठवाड़ा या मराठों की इमेज लेके आए हैं। अब वो उन पर भी वही हाल, वहां भी उन पर भी आरोप हैं। जहां तक महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला है, वो सबके हैं, उनको सिर्फ मराठे ही नहीं केंद्रित कर सकते। उसमें ये इन्होंने कहा, अमित शाह ने जो कहा है वो ये कहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो तो उनको महाराष्ट्र में बांधे रखना चाहते हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी का पूरे देश के अंदर, दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक का वो पूरा इतिहास बताते हुए जो अतीत वो विरासत है, उसके पर अपना दावा कर रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा? जो ठाकरे परिवार है वो लगातार जिस तरह से वहां पे काबिज रहा है, और जैसी की रणनीति उसकी रही है, उसकी एकदम उग्र हिंदुत्व वाली हो गई है। उस मुकाबले में इनकी यह रणनीति ठीक है कि वो महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज का प्राइड जो है, अतीत वो अपने साथ जोड़े, अपने साथ करने की कोशिश करें। जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। पहले महाराष्ट्र और फिर हरियाणा से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने 2-2 दिन के दौरे से प्रचार की धार तय की। हरियाणा की
अधिक चिंता होने के साफ संकेत है। भाजपा अध्यक्ष ने ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और कांग्रेस दोनों पर सख्त हमले किए। ऐसे ही महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट माहौल को भाजपा हवा दे रही है। भाजपा के प्रचार में संकोच नहीं है, मुद्दों की बेबाकी है और विरोधी नेताओं के हल्ला बोल का दो टूक जवाब है। इसी पर अब आगे और बात करते हैं। शंभू जी, क्या ये नहीं लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की रणनीति में कुछ ज्यादा कंफ्यूजन है? क्योंकि हरियाणा में तो एक जाट बनाम गैर जाट का एक सीधा समीकरण बनता है, लेकिन महाराष्ट्र में लेकर अभी कुछ कंफ्यूजन है, हिंदुत्ववादी बनाम गैर हिंदुत्ववादी और ये जो तमाम अलग अलग पहलुओं पे। व्यास जी, महाराष्ट्र में चूंकि अब चारों बड़ी पार्टियां अलग थलग हो गई हैं, अगर इनके साथ में चुनौती होती, अगर एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन बना रहता, ऐसी स्थिति में जब एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन भी टूट गया है तो इनके सामने अब तीन जो पार्ट है महाराष्ट्र के बेसिक, विदर्भ, मराठवाड़ा और बम्बई वाला पार्ट में ही उद्धव ठाकरे या शिवसेना का ज़्यादा ताकत दिखाई पड़ती है, बाकी जगह उसने नहीं दिखाई पड़ती। दूसरे, इन्होंने रामदास अठावले को अपनी तरफ कर दिया है और सभी जगह जो दलित वोट है वो लगभग समान स्थिति में है, उसका फायदा इनको मिलेगा। इसलिए आक्रामक रणनीति, एक तरफ तो एनसीपी पर हमला है, दूसरी तरफ ठाकरे परिवार पर। अजीत, क्या लगता है हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों को अगर साथ में रखकर भाजपा की रणनीति पर विचार हो तो दोनों प्रदेशों में अलग अलग रणनीति नजर आती है या एक सी? नहीं, महाराष्ट्र की आक्रामक होने की रणनीति एक जैसी है, लेकिन मेरा फिर यही कहना है कि जब आक्रामक होंगे तो उसको एक तो पर्सनलाइज नहीं करना होगा और दूसरा क्षेत्रवाद के हिसाब से भी उसको नहीं देखना होगा, क्योंकि जो नहीं, खतरा लेकिन पर्सनलाइज इसलिए करने की जरूरत नहीं क्योंकि बाकी जो इनके विरोधी वो सिर्फ अपने नेता के ऊपर ही चुनाव लड़ते हुए लग रहे हैं, जबकि भाजपा और जो अमित शाह है वो बिना अपना नेता प्रोजेक्ट किए हुए अपने राष्ट्रीय मुद्दों के अंदाज में चुनाव कैंपेन ले जा रहे हैं। वो ये दोनों बातें हैं, लेकिन बीजेपी भी नेता तो प्रोजेक्ट कर ही रही है। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां अगर रीजनल लीडर हैं, तो अगर पृथ्वीराज चौहान वहां है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ है तो इनका मुकाबला किससे है? नरेंद्र मोदी से है या अमित शाह से है? तो मैं ये कह रहा हूं कि उनको क्षेत्रवाद भी, जो बात है अभी कह रहे थे शंभुनाथ जी, वो भी नहीं, वहां उसकी भी एक मुश्किल है कि बहुत ज्यादा अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में दिखते हैं तो गुजराती बनाम मराठी का जो पुराना झगड़ा है वो भी उठ सकता है। अगर बहुत ज्यादा अगर उसको लेकर के आक्रामक हुए तो वो भी एक इशू उठ सकता है वहां महाराष्ट्र में। सब मुझे आपका क्या कहना? हाँ, इसमें मैं थोड़ा दखल करूंगा कि जो अगर गुजराती बनाम महाराष्ट्रीयन का मुद्दा उठता है तो बम्बई में, यानी मुंबई प्रांत के जो इलाके हैं, जो पुरानी मुंबई प्रेसिडेंसी, वहाँ गुजराती बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो बीजेपी को अगर गुजराती और ये इसमें तो नुकसान, क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये गुजराती और उस पे नहीं, वो तो अपने को जो आइकॉन जैसा पहले बनाया हुआ हिंदू आइकॉन या उद्धव ठाकरे से ज्यादा आक्रामक या ज्यादा बड़े हिंदू आइकॉन बन गए। वो ज्यादा वो कि शिवाजी महाराज को जिस तरह से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो उनकी अपनी पूरी देश भर की विरासत मान के चल रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे उसे सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित करना चाहते हैं। इसका फायदा उन्हें मिलेगा। तो आक्रामक रणनीति कई बार कई जगह जरूरी भी होती है। जब आप डिफेंसिव हो जाएंगे तो लोग मान के चलते हैं कि आप तो नहीं। इसमें एक अजीत ये भी कि अगर डिफेंसिव हुए तो ये माना जाएगा कि देखिए बीजेपी में कॉन्फिडेंस नहीं है, बीजेपी को आत्मविश्वास और वो जीत में, क्योंकि ये कि भाई अलायंस टूटा तो अपने आप में वो एक डिफेंसिव वाला आधार बनता है, लेकिन वो नहीं है। उसके बजाय वो ज्यादा आक्रामक और ज्यादा अपने बूते बहुमत लाने का एक विश्वास बता रहे हैं। बिल्कुल, वो बताना चाहिए। जैसे उन्होंने नारा भी लिया, जय भवानी और जय शिवाजी, दोनों नारा, ये शिवसेना का नारा है, भवानी भी और शिवाजी भी, ये बीजेपी ने ले लिया। बीजेपी की सभा में ये नारे लगे हैं, जय भवानी के नारे लगे हैं, तो हिंदुत्व का एक मैसेज वो दे रहे हैं। आक्रामक होने का मतलब ये है, जैसे पिछली सरकार लोकसभा में ये स्ट्रेटजी बहुत सही रही, क्योंकि एक सरकार केंद्र की 3 साल में पूरी तरह से बहुत बदनाम करप्शन के उसमें हो गई थी। ये स्थिति पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ नहीं चल सकती है। वहां नॉन गवर्नेंस का इशू तो हो सकता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की छवि को लेकर के आप नहीं आरोप लगा सकते। आपके अनुसार भाजपा महाराष्ट्र के अंदर आक्रामक किस मुद्दे पर हो सकती है? अपनी केंद्र की राजनीति, केंद्र की स्टाइल पे, या वहां के लोकल मुद्दों के ऊपर आक्रामक? 3 लगातार अगर हम चीफ मिनिस्टर देखते हैं महाराष्ट्र के, विलासराव देशमुख के बाद अशोक चव्हाण और फिर पृथ्वीराज चव्हाण पे, ये ठीक करे अजीत कि पृथ्वीराज चव्हाण पे आरोप तो नहीं है, लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण की एक बड़ी कमजोरी की कमजोर सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैसेज चला गया है। और वो गवर्नेंस को मुद्दा नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जो ये होशियारी से, चालाकी से आएंगे और गवर्नेंस को मुद्दा बना लेंगे तो उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो पृथ्वीराज चव्हाण की छवि तो ठीक है पर कमजोर सरकार नहीं। लेकिन आपके अनुसार अमित शाह की आक्रामकता के पीछे
वोट अलग अलग समुदाय के वोट, या एक पूरी जो पहले लोकसभा के चुनाव से जो आके चला आ रहा था ढर्रा वही है, या एक स्थानीय हालातों के अनुसार बनी हुई नीति है? मुंडे के एक्सीडेंट में मारे जाने के बाद बीजेपी के पास रणनीति अब यही बची है कि वो जो देश की गवर्नेंस है, पूरे देश को लेकर के एक मुद्दा बनाए कि हम जिस तरह के अपने पूरे देश में एक नया गौरव पैदा कर रहे हैं, अमेरिका जाना और ये सब करना, उसका फायदा वो महाराष्ट्र में उठाना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र उस तरह क्षेत्रवाद से सिमटा कम दिखाई पड़ रहा है। जी समूह जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।